We are starting the module reading, that is audio book of chapter number 6, that is physics, system of particle and rotational motion. Okay, so let's start. It's a big chapter, we have to complete it. Quick reading. Okay, let's see. Investigation report, let's do it. It is for NEET exam, and predicted question is for 2 to 3 questions. Predicted questions are 2 to 3, and critical concepts are center of mass, torque, angular momentum, moment of inertia and rolling motion. ये सब है critical concept. कौन कौन से? Center of mass, torque, angular momentum and moment of inertia and rolling motions. Okay, और इसमें को टोटल कितने 302 क्वेश्चंस है. ओके, तो अच्छे से करना. पहले अच्छे से थ्योरी रिवाइज करना है, तो कुछ नहीं हो सकता. लेक्चर देखना उतना नहीं है, खुद से रिवाइज करना. ओके, लेट्स डू इट. ये है स्टार्ट. Center of mass. What is center of mass? The center of mass of a distribution of mass. Center of mass of a distribution is a distribution of mass in space. Is the unique point where weight relative position of the distribution mass sums to zero. Okay. हाँ, जहाँ पे ज़ीरो बताएगा सम. और दिस इज़ द point at which force may be applied to cause linear acceleration without angular acceleration. ऐसा पॉइंट पे linear acceleration होगा और बट angular acceleration नहीं होगा. हाँ, तो फिर इसमें calculation of mechanic are often simplified when formulated with respect to the center of mass. It is the hypothetical point. Okay, ये सिर्फ सोच है, hypothetical है, where entire mass of an object may be assumed to be concerned to visualize its motion. हाँ, in other word, the center of mass is the particle equivalent of the given object of application ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. हाँ, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बेस पे है. तो देखते हैं क्या है. पहला पॉइंट इसमें द पॉइंट थ्रू विच वेट ऑफ बॉडी एक्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी. होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसको बोलते हैं, इस पॉइंट में पता चल जाएगा. फिर द बॉडी कैन बी पाइवोटेड हॉरिजॉन्टली अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ओके, अबाउ ग्राउंड. हाँ, इसको पाइवोट कर सकते हैं, हिंज बोलते हैं जिसको, पाइवोट भी कर सकते हैं, जहाँ पे ज़ीरो ले सकते हैं हम फोर्स. फिर नहीं, कुछ तो ज़ीरो लेंगे, पता नहीं फोर्स लेंगे कि क्या लेंगे. इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड द सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट. पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, इस पॉइंट में पता चल जाएगा. एंड दिस आर ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिकल. ये ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक होते हैं. इन केस ऑफ ज्योमेट्रिक सिमेट्री बॉडीज सेंटर ऑफ मास डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नहीं होता जब असिमेट्रिकल बॉडी होगी. तो दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. ओके, अब व्हाट इज सेंटर ऑफ मास इन सम generalized case. Okay, we will learn some center of mass in generalized cases. First point, when particle lie on a straight line, that is says x axis. Okay, center of mass will be having only x coordinate. Center of mass क्या होगा, बस x coordinate में होगा. और when particle lies on plane, in a plane, that is xy plane, center of mass will have x and y coordinate. तब उसमें दो कोऑर्डिनेट होंगे. व्हेन पार्टिकल इज लोकेटेड इन स्पेस 3D में, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास विल बी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट. ओके, तो फिर उसका कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम पार्टिकल इज m1. क्या होगा, m1 x1 m1 y1 एंड m1 yz. ये सब एक्सिस में होगा. हाँ, m2 x2 y2 and z2. ओके, ऐसे. फिर उसमें हम फॉर्मूला होता है XCM. क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन. YCM क्या होगा, m1 y1 प्लस m2 y2 बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन. ZCM क्या होगा, m1 z1 प्लस m2 z2 बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन. और उसके आगे इन वेक्टर नोटेशन में कैसा होगा, RCM इज इक्वल्स टू सम ऑफ m1 r1 बाय m. ओके, ये सम है. वेयर
R1 इज इक्वल्स टू x1i प्लस y1 नो RI इज इक्वल्स टू xi आई कैप प्लस yi आई कैप प्लस zi k कैप। RCM भी फाइंड कर सकते हैं हम। फिर इन केस ऑफ टू बॉडीज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ रेशियो ऑफ टू बॉडीज़ द रेशियो ऑफ distance of the center of mass from the body is in the inverse ratio of their masses. If m1 and m2 are masses of the two bodies separated by the distance d, then m1 and d1 is equals to m2 d2 or d1 by d2 is equals to m2 by m1. Okay, then this is m1, this is m2, and this is the distance, and center of mass will be there. Okay, this is total distance, and this is d1, this is d2. This thus center of mass located near the heavier body. जो center of mass होता है वो हमेशा लोकेट होता है heavier body के पास. In figure d is equal to d1 plus d2. और फिर आगे on resolving we can obtain d1 is equal to m2d m1 plus m2, d2 is equal to m1d m1 plus m2. ओके, ऐसा डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं. m2d by m1 plus m2, d2 is equal to m1d m1 plus m2. d1 d2 क्या होगा? आर द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 m2. अब ट्रेन और ब्रेन फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द टी शेप्ड प्लेट O इन द फिगर. हाँ, टी शेप्ड प्लेट O इन द फिगर. अब कैसा है? टी शेप्ड है प्लेट एंड फ्रॉम O से फाइंड करना सेंटर ऑफ मास. तो ये 2 सेंटीमीटर है. हाँ, ये y एक्सिस है. हाँ, ये भी 2 सेंटीमीटर है. ओके, ये 6 सेंटीमीटर है. कैसे 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर. ओके, दे दिया, ग्राफ दिया होगा. सपोज द सिग्मा इज ए मास पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट. मास ऑफ हॉरिजॉन्टल पोर्शन तो क्या होगा? मास ऑफ हॉरिजॉन्टल पोर्शन 8 × 2 सिग्मा. ओके, 8 × 2 सिग्मा. सिग्मा क्या है? मास पर यूनिट एरिया. ओके, इज इक्वल टू 16 सिग्मा. तो 16 सिग्मा हो जाएगा. फिर आगे ओके, मास ऑफ वर्टिकल पोर्शन कैसे होगा? वर्टिकल पोर्शन हॉरिजॉन्टल तो हो गया. वर्टिकल पोर्शन 6 × 2 सिग्मा. 6 × 2 सिग्मा. तो क्या हो जाएगा? 12 सिग्मा. सेंटर ऑफ मास O1 यहाँ पे है. सेंटर ऑफ मास O1 ऑफ हॉरिजॉन्टल पोर्शन इज सच दैट O1 इज इक्वल टू 1. ये दोनों का O और O1 क्या है? 1 है. हाँ, फिर सेंटर ऑफ मास ऑफ O2 of vertical portion is such that OO2 is equal to 2 plus 3 is equal to 5m. Okay, OO2 is equal to 2 plus 3 is equal to 5m. If y is distance of centimeter of T-shaped plate from O, then y is equal to 16 sigma into 1 plus 12 sigma into 5 by 16 sigma plus 12 sigma. तो कितना हो जाएगा टोटल? 76 सिग्मा बाय 28 सिग्मा, दैट इज 2.271 m मीटर y हो जाएगा. डिस्टेंस पता चल जाएगा हमको y का. सेंटर ऑफ मास का पता चल जाएगा वही. y इज द टी शेप्ड प्लेट. हाँ, तो क्या होता है? m1 क्या बोलते हैं इसको? m1 y1 प्लस m2 y2 बाय m1 प्लस m2. हाँ, ऐसा. फिर व्हाट इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. ओके, व्हाट इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या होता है? VCM. द सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी इज द सम ऑफ द ईच मास मोमेंटम डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सिस्टम. टोटल मास से डिवाइडेड होता है. फिर YCM क्या हो जाएगा? DRCM बाई dt. ओके, हाँ, डिस्टेंस बाय टाइम, दैट इज इक्वल टू 1 बाई m एंड सम ऑफ mi and dri by dt. तो VCM क्या हो जाएगा? m1 v1 plus m2 v2 is and by m1 plus m2 and so on is also equals to 1 by m into sum of m1 v1. ओके, दिस. तो अब वेयर m is equals to m1 plus m2, हाँ, डिवाइड बाय m और m so on mn तक ऐड करना है. इन द फॉलोइंग मास ऑफ द सिस्टम v1 to v2, हाँ, सम हो जाएगा
सारे वी का सारे वेलोसिटीज़ का सम ऑफ द पार्टिकल ऑफ मासेस, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मासेस, फिर m1 m2 इज़ द रिस्पेक्टिवली सबका सम करके एंड द वेलोसिटी ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। हाँ, सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी मिल जाएगा फिर आपको, इज़ द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। समझ गया, सिंपल। की नोट, क्या है की नोट? व्हेन टू पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड m2 आर मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट विथ वेलोसिटी v1 एंड v2 एट द एंगल थीटा विथ ईच अदर, हाँ एक दूसरे के, then the velocity of their center of mass is given by vcm is equals to under root v1 square v m1 square m2 v1 square plus m2 square v2 square plus 2m1 v1 into m2 v2 cos theta by m1 plus m2। कब होगा? when m1 and m2 इस, हाँ कोई थीटा एंगल पे, तब ओके, ये इंपॉर्टेंट, थीटा एंगल पे। और फिर इफ़ द मूव इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन रहेगा तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा एंड वी सी एम क्या हो जाएगा? m1 v1, हाँ, और प्लस m2 v2 एंड m1 प्लस m2, ओके, ऐसा हो जाएगा वी सी एम। तो थीटा 0 हो जाएगा अगर सेम डायरेक्शन होगा। और इफ़ द मूव इन द राइट एंगल, ओके, राइट एंगल में मूव कर रहे हैं ऑफ to each other, then the theta is 90 degree and VCM is equals to under root m1 square v1 square plus m2 square v2 square by m1 plus m2 हो जाएगा। if they move in opposite डायरेक्शन में जाएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा एंड तब उसके लिए क्या हो जाएगा? VCM is equals to m1 v1 माइनस m2 v2 बाय m1 प्लस m2। cos 180 क्या हो जाता है? -1, ओके, cos 180 -1। नेक्स्ट, लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास? PCM is equals to P1 plus P2 plus Pn, okay, is also equals to sum of Pi, okay, where P1 P2 is, that is, okay, are linear momentum of the particle of masses m1 m2 that is to m तक respectively, and PCM is linear momentum of their center of mass। PCM क्या है? linear momentum है, तो PCM क्या हो जाएगा? mv हो जाएगा, mvcm, हाँ, मास इंटू VCM, तो MI/VI हो जाएगा, मतलब सम ऑफ I एंड VI, तो फिर P सिस्टम हो जाएगा, टोटल P का मिल जाएगा। फिर उसके बाद m इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 प्लस mn तक, फिर टोटल सिस्टम ऑफ मास सिस्टम, ओके, टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा? acceleration of center of mass, that is ACM, हाँ, acceleration of mass of system, that is ACM, हाँ, the acceleration of the center of mass is sum of the product of each other masses and its acceleration divided by the total mass also। हाँ, तो ACM क्या हो जाएगा? dVCM by dt, that is sum of V and dt and m, okay, m dV by dt भी बोल सकते हैं इसको। तो क्या हो जाता है, एक बार देख लेते हैं। ACM इज इक्वल्स टू m1 a1 प्लस m2 a2 बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन, एंड ऑल्सो इक्वल्स टू 1 बाई m और सम ऑफ m1 a1 mi और ai, वेयर m is equals to m1 plus m2 and the total mass of the system a1 a2 is the total acceleration and m1 m2 is the also total sum of the masses respectively, and this gives the acceleration of the center of mass का acceleration मिल जाएगा ऐसा, ओके। नेक्स्ट, acceleration, what is the acceleration of center of mass for some general cases? acceleration for some general cases, तो देखते हैं। if the two particle of mass m1 and m2 are moving from a point, okay, कौन से पॉइंट पे? with acceleration a1 and a2, ओके, तो कुछ केसेस के लिए m1 and m2 are moving from a point with acceleration a1 and a2 at a particular theta angle with each other, then the acceleration of their center of mass is given by, अब acceleration कैसे दिया जाएगा? ACM is equal to under root m1 square a1 square plus m2 square a2 square plus 2 m1 a1 into m2 a2 into cos theta by m1 plus m2। फिर आगे क्या है? इफ़ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड ACM इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 बाय m1 प्लस m2, ओके। इफ़ दे मूव एट राइट एंगल टू ईच अदर देन
theta is equal to 90 and ACM is equal to m1a1 plus m2a2 by m1 plus m2. If they move in opposite direction, then theta is equal to 180 degree and then ACM is equal to m1a1 minus m2a2 by m1 plus m2. Effect of external forces on center of mass. ओके, ये थोड़ा कैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से करना. फिर हम तो बस रीड कर रहे हैं ना, ये रीडिंग कंटेंट है बस, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, बस रीडिंग होती है. लर्न तो मतलब करना ही है अपने को अलग से. वी नो ACM इज इक्वल्स टू 1/m सम ऑफ m1 mi ai. तो देयर फॉर m ACM इज इक्वल्स टू फोर्स एक्सटर्नल प्लस फोर्स इंटरनल. ओके, अब m ACM हमको पता करना है, तो कैसे पता चल जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन का ACM. तो कैसे पता चलेगा? सम ऑफ फोर्सेस. कौन से फोर्सेस? एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस. बट द इंटरनल फोर्सेस आर इन द फॉर्म ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, हैंस दे कैंसल ईच अदर. और जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो एक्शन और रिएक्शन के बेसिस पे होते हैं, तो वो एक दूसरे को काट देते हैं. थस द इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू 0 और ACM हो जाएगा फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस. Therefore, center of mass is affected by only the external acting on the system. Okay, then internal forces will be no effect in the motion of the center of mass. हाँ, internal कोई भी effect नहीं देगा. When no external forces act on the system, then acceleration of the center of mass is 0. जब कोई भी फोर्स नहीं एक्ट करेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 हो जाएगा. जैसे कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू m ACM, तो m ACM क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ACM भी हो जाएगा 0. तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट VCM. हाँ, अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी. लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट. अब लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट हो जाएगा. वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट हो जाएगा. हाँ, इट इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. और लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है. सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग सेंटर ऑफ मास. अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से देखते हैं? सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड ऑन मास ऑफ द पार्टिकल एंड द रिलेटिव पोजिशन. हाँ, फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास डिपेंड ऑन द मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेप ऑफ द बॉडी. सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0. अभी पूरा सम है वो 0 है. दैट इज सम ऑफ MI RI. दैट इज MI और RI क्या है? 0 है. टोटल सम और टोटल डिस्टेंस का सम 0 है. तो फिर मास नीड नॉट टू बी प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ मास. हाँ, मास ज़रूरत नहीं है पहुंचने की उधर पे सेंटर ऑफ मास में. ओके, द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज़ प्योरली ट्रांसलेशनल. हाँ, जो मोशन होता है वो ट्रांसलेशनल होता है प्योरली. वो भी एक्सटर्नल फोर्सेस कैन ओनली इफेक्ट मोशन इफ ऑफ द सेंटर ऑफ मास, बट इंटरनल फोर्सेस हैव नो इफेक्ट. एक्सटर्नल इफेक्ट होता है बट इंटरनल का कोई इफेक्ट नहीं होता. ओके, मोशन एक्सटर्नल फोर्सेस का. द सेकेंड मोशन, the motion of the center of mass is according to the Newton second law. हाँ, न्यूटन सेकेंड लॉ मतलब माँ के हिसाब से, F इज इक्वल्स टू ma के हिसाब से. फिर सम इम्पोर्टेंट केसेस फॉर द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. हाँ, वापस है क्या? रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग सेंटर ऑफ मास. अब इसमें मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, देखते हैं. छोटू सा है. व्हेन अ bomb at rest at origin of XY coordinate system explodes due to internal forces into many fragments. बहुत सारे fragments में वो explode हो गया. तो this fragment fly off. तो ये fragments fly off हो जाएंगे with different velocities in different direction, अलग अलग direction में जब explode हो जाएगा. But center of mass is not affected and remains at the rest एट द ओरिजिन. हाँ, तो सेंटर ऑफ मास इफेक्ट नहीं होता. एक्सप्लोड कर दो, फोड़ दो, तभी भी कुछ नहीं फर्क पड़ता. घंटा फर्क नहीं पड़ता है सेंटर ऑफ मास को. ओके, तो दिस था. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे आगे.